हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल पर। तो कल हम लोगों ने स्टैटिक जीके की क्लास को स्टार्ट किया था और कल कम से कम कुछ नहीं तो 500-600 क्वेश्चन हम लोगों ने आराम से करे थे। क्वेश्चन 50 थे, लेकिन हर क्वेश्चन पर मैंने टॉपिक वाइज पढ़ाया था। अच्छा, स्टैटिक जीके में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो कुछ भारतीय संस्कृति का होता है, दिवस का होता है, थीम्स का होता है ना। तो आज जैसे कल मैंने आपको 8-10 दिवस पढ़ाए थे, है ना, और उसके बारे में भी बताया था। आज भी कुछ लोग दिवस पर चर्चा कर लेते हैं, है ना, और दिवस स्टार्ट करते हैं। पहला 51वां क्वेश्चन ही आपका दिवस के ऊपर लिखा हुआ है। फटाफट इसका आंसर बताइए, देख लेते हैं तब तक कौन कौन आ चुका है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, है ना। तो ये जो क्लास है सभी लेवल से काम आएगी। कोई भी पेपर हो, आपका जेल वार्डन का पेपर हो, आरआरबी एनटीपीसी का पेपर हो, आरओ का पेपर, एआरओ का पेपर, यूपीएसआई का पेपर, किसी का भी पेपर हो, सब में काम आएगा। आप दोबारा मत पूछिएगा कि किसके लिए चल रहा है, ठीक है ना। स्टैटिक जीके के 8-10-12 क्वेश्चन आपके हर पेपर में आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रणव कुमार जी, धर्मेंद्र कुशवाहा, शुभम तिवारी, दी एग्जाम सर्किल, साहिना रूमी, अश्वनी तिवारी, हेमंत कुमार, अखिलेश यादव, जीके करंट, हेमंत कुमार, बिजनौर यूपी। ओके, तो सब लोगों का आंसर 51वें का आंसर सब लोग दे रहे हैं और सब लोग बी बता रहे हैं। 51वें का आंसर बच्चे बी बता रहे हैं। तो अगर आप लोग बी बता रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि क्यों बी बता रहे हैं ये भी आप बता दीजिए। यदि आप बी बता रहे हैं, चिकित्सा दिवस अगर आप लोग 1 अप्रैल बता रहे हैं तो क्यों बता रहे हैं, सॉरी 1 मई बता रहे हैं तो क्यों बता रहे हैं, है ना। मैं आपको बताता हूं, इसका आंसर 1 जुलाई है। बहुत लोग को गलत हो गया, चलिए कोई बात नहीं। चिकित्सा दिवस, है ना, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस बेटा हम लोग 1 जुलाई को मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं इसको समझ लीजिए, है ना। बेटा हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे जिसका नाम था बीसी राय। जिसका नाम क्या था बेटा? बीसी राय। बीसी राय का फुल फॉर्म है बिधान चंद्र राय। बीसी राय का फुल फॉर्म है बेटा बिधान चंद्र राय। तो बिधान चंद्र राय, है ना, की पुण्यतिथि पर, एक होती है जन्म तिथि और एक होती है पुण्यतिथि। तो बिधान चंद्र राय की पुण्यतिथि पर हम लोग क्या करते हैं बेटा? 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो कुछ और भी हम लोग चिकित्सक देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए चिकित्सा का जनक किसे कहते हैं, अगर आपसे कहा जाए भारत में चिकित्सा का जनक किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? चिकित्सा का जनक कहा जाता है बेटा हिप्पोक्रेटस को। याद रखिएगा, चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा का जनक कहा जाता है आपका हिप्पोक्रेटस को। यदि आपसे कह दिया जाए कि गॉड ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं, यदि आप से मैं कह दूं कि गॉड ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं, तो आपका आंसर आएगा एस्क्लेवियस। क्या आंसर आएगा बेटा? एस्क्लेवियस। याद रखिएगा, गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है एस्क्लेवियस को। लेकिन गॉड ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, यदि आपसे कहा जाए गॉड ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, अगर बात की जाए तो गॉड ऑफ मेडिसिन इन इंडिया है आपका धन्वंतरी। क्या है बेटा? धन्वंतरी। याद रखिएगा। तो भारत में औषधि विज्ञान का पिता पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा क्या बेटा? धन्वंतरी। यदि विश्व में औषधि का पिता पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा एस्क्लेवियस। और चिकित्सा विज्ञान का जनक आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा हिप्पोक्रेटस। अब आपको बताना है कि बताइए फटाफट जल्दी से कि जो चरक है, चरक सुश्रुत, है ना, पेपर में पूछा जाएगा कि सुश्रुत पुरस्कार या चरक पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, तो आपका आंसर आएगा सर चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है। क्लियर है? कनिष्क के दरबारी भी रह चुके हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो फटाफट सर बोलो कि यह सर चिकित्सा हमें पूरी तरीके से समझ में आ गया है। 1 जुलाई इसका सही आंसर है, ठीक है ना। ठीक है बेटा, तो सबका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। कम से कम 15 क्वेश्चन हम लोग दिवस के आज करने वाले हैं, है ना। तो फटाफट बताइए नौसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? मैंने आपको कल ही बताया था कि नौसेना दिवस हम लोग मनाते हैं 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं बेटा? तो नौसेना दिवस हम मनाते हैं 4 दिसंबर को। अगर मैं कहूँ थल सेना दिवस कब मनाते हैं, यदि मैं आपसे कहूँ कि थल सेना दिवस कब मनाते हैं, यदि मैं आपसे कहूँ जल सेना दिवस कब मनाते हैं, यदि मैं आपसे कहूँ कि वायु सेना दिवस कब मनाते हैं, तो थल सेना दिवस है आपका 15 जनवरी। थल सेना दिवस है आपका 15 जनवरी। जल सेना दिवस है आपका 4 दिसंबर और वायु सेना दिवस है आपका 8 अक्टूबर, है ना। थल सेना में सबसे बड़ा कौन होता है? तो आपका आंसर आएगा जनरल होता है सर। जल सेना में कौन होता है? तो एडमिरल होता है सबसे ऊपर और रैंक में। और वायु सेना में सबसे ऊपर कौन होता है? तो एयर चीफ मार्शल होता है, जिसको हम लोग एसीएम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? एसीएम के नाम से जानते हैं। अरे हाँ कि ना? फटाफट बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी। ओके, अच्छा, अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए जनरल कौन है इस समय, एडमिरल कौन है इस समय और एयर चीफ मार्शल कौन है? जल्दी बताइए, जनरल कौन है, एडमिरल कौन है
और एयर चीफ मार्शल कौन है? देखते कौन बता पाता है। जो सबसे पहले बताएगा उसका नाम बताया जाएगा। गतिराम यादव जी, बहुत दिनों बाद आप आ जाए हैं। तो थल सेना दिवस 15 जनवरी है, जल सेना दिवस 4 दिसंबर है, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर है। तब तक हम लोग कुछ मिसाइल्स पर भी बात करेंगे। अगर आप ये बता देंगे हम लोग, यदि आप ये बता देंगे तो मैं, हाँ, अगर आपसे पूछा जाए तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, तो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष तो मैं बता दे रहा हूं। चलिए, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, एक होता है चीफ ऑफ स्टाफ, है ना, और एक होता है अध्यक्ष। यदि अध्यक्ष की बात की जाए तो भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। यही होती है राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति, यही होती है सैन्य शक्ति। विपिन रावत, बेटा सोच के बताओ, विपिन रावत सही बता रहे हो क्या? फटाफट बेटा, विपिन रावत नहीं है जनरल, जनरल विपिन रावत चीफ ऑफ स्टाफ हैं, चीफ ऑफ स्टाफ हैं। समझ में आ गया? हाँ ठीक है। चलिए, तो थल सेना के अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवारे, बिल्कुल सही बताया, मनोज मुकुंद नरवारे, बहुत बढ़िया बताया आपने। एडमिरल कौन है? करमवीर सिंह, बिल्कुल सही। और बताइए। हाँ, आर के भदौरिया, आर के एस भदौरिया, वेरी गुड, सब कुछ आपने सही बताया है ना। तो थल सेना कौन है? मनोज मुकुंद नरवारे, मनोज मुकुंद नरवारे। एडमिरल कौन है बेटा? करमवीर सिंह, करमवीर सिंह। और एसीएम एयर चीफ मार्शल कौन है बेटा? आरकेएस भदौरिया, आरकेएस भदौरिया। यदि मैं आपसे कहूं, यदि बेटा मैं आपसे कहूं कि चीफ ऑफ स्टाफ कौन है, यदि मैं आपसे कहूं कि चीफ ऑफ स्टाफ कौन है तीनों का, तब आपका आंसर आएगा जनरल विपिन रावत, जनरल विपिन रावत। याद रखिएगा, जनरल विपिन रावत चीफ ऑफ स्टाफ है बेटा। धन्यवाद। फरहान खान जी भी जुड़ चुके हैं, कोमल कुमारी, अजय पांडे भी आ गए हैं, अवधेश सिरोरिया। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग कुछ और बात करते हैं। और कुछ बात कर क्या कर सकते हैं? क्या थोड़ी सी बात करते हैं मिसाइलों पर। किस पे करते हैं बेटा? थोड़ी सी बात करते हैं मिसाइलों पर, करा जाए। चलिए, स्क्रीनशॉट तुरंत लिया करिए, ठीक है ना, टाइम मत लगाया करिए। तो बात करते हैं थोड़ी सी बात मिसाइल पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में मिसाइल प्रोग्राम, भारत में IGMDP, भारत में IGMDP ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? फटाफट बताइए, भारत में IGMDP प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? फुल फॉर्म समझ लीजिए, इंटर गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब बताइए जल्दी से कब शुरू हुआ था? हाँ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है बेटा जनरल विपिन रावत, बता तो रहे मैं आपको। हाँ रोहित जी, अभी बिल्कुल क्लास स्टार्ट हुई है 10 बजे, है ना, 10 बज के थोड़ा सा मिनट पे अभी स्टार्ट हुई है। अभी पहला ही क्वेश्चन आपका बताया गया है। हायाबुसा करंट अफेयर बता देंगे भी हम आपको, लूप के बारे में बता दिया जाएगा। रुक जाओ, गलत हो गया धर्मेंद्र कुशवाहा जी, गलत है बेटा। IGMDP प्रोग्राम कब चलाया गया? अगर ये आप ये बता देंगे तो मैं आपको पूरा बता दूंगा। जतिन कुमार जी बहुत बहुत प्रणाम, आपका स्वीकार है। शैलेंद्र सिंह जी थोड़ा सा गलत हो रहा है। अखिलेश यादव थोड़ा सा गलत हो रहा है बेटा। अगर आप ये बता देंगे तो मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूं, पूरा पढ़ा दूंगा। अगर आप ये नहीं बता पाएंगे तो मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, मनोज मुकुंद नरवाने को गार्ड ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया गया है नेपाल आर्मी के द्वारा। थोड़ा वॉइस रुक रुक के आ रही, नहीं तो वॉइस तो हमारी तरफ से सब कुछ क्लियर है। अभिषेक मिश्रा जी 1963, 1961, 1884, 1882, 1982, 1960। ठाकुर राज जी का आंसर सही आया है, बिल्कुल ठाकुर राज जी का आंसर बिल्कुल सही आया है। IGMDP प्रोग्राम जो प्रैक्टिकल चलाया गया था वो चलाया गया था 1984 में। IGMDP इंटर गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम किस प्रधानमंत्री के अंडर में चलाया गया था? तो ये जो आगे लिखा हुआ है IG, इसी से पकड़ लेते हैं इंदिरा गांधी। IG का मतलब हो जाता है इंदिरा गांधी। बहुत लोग कह रहे थे हमसे सर आप मिसाइल के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, तो जो क्वेश्चन बनता है सीधे सीधे मैं आपको बता देता हूं बेटा। 1963 की बात बता रहे, जैसे बच्चा पूछ रहा है सर 1963 में क्या हुआ था? 1963 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 1963 में। तो 1962 में बच्चे कह रहे हैं सर क्या हुआ था, है ना, 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था और 1962 में ही इंको स्पार की स्थापना हुई थी। इंको
स्पार की स्थापना हुई थी? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च। तो इंको स्पार की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। इंको स्पार का ही नाम आगे चल कर दिया गया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो कर दिया गया था। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसरो का हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। इसरो का हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। और अंतरिक्ष विज्ञान का पिता, अंतरिक्ष विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो अंतरिक्ष विज्ञान का पिता हम लोग विक्रम साराभाई को कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अंतरिक्ष विज्ञान का पिता हम लोग विक्रम साराभाई को कहते हैं। विक्रम साराभाई को कहते हैं अंतरिक्ष विज्ञान का पिता। जबकि परमाणु विज्ञान का पिता हम लोग कहते हैं होमी जहांगीर भाभा को। जबकि परमाणु विज्ञान का पिता कहते हैं होमी जहांगीर भाभा को। अगर आपसे पूछा जाए है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, बार्क कहाँ पर है, तो आपका आंसर आएगा ट्राम्बे में है। बार्क ट्राम्बे में है। ट्राम्बे पड़ता है महाराष्ट्र में। जबकि विक्रम साराभाई के नाम पर आपसे पूछा जाए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है, तो आपका आंसर आएगा त्रिवेंद्रम में है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? त्रिवेंद्रम में है। त्रिवेंद्रम कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। अच्छा, तो इतनी सारी बात आपको समझ में आई? कोई बात नहीं प्रियंका जी, ठीक है। तो हमने आपको कितनी बातें बताई? मैंने आपको बताया कि इंटर गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1984 में लागू हुआ। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, है ना, IGMDP। इसके बाद मैंने आपको बताया कि 1963 में क्या हुआ था, चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो 1962 में क्या हुआ था, भारत और चीन का युद्ध हुआ था, है ना। 1962 में और क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च की स्थापना हुई थी। इंको स्पार ही आगे चलकर क्या बन गया था, इसरो बन गया था। इसरो कब बना था? 1969 में बना था। 1969 में बना था। इसरो का हेडक्वार्टर क्या है? बैंगलोर है। अंतरिक्ष विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? विक्रम साराभाई को कहते हैं। जबकि परमाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? होमी जहांगीर भाभा को कहते हैं। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम में है। त्रिवेंद्रम कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। जबकि परमाणु विज्ञान पिता होमी जहांगीर भाभा हैं, इनके नाम पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया गया, जो कहाँ पर है? ट्राम्बे में है। ट्राम्बे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर बात करते हैं थोड़ी सी बात मिसाइलों पर। तो यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट ले लीजिए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको रफ कर देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किस पर? मिसाइल पर। आप किस पर बात करते हैं? थोड़ी सी बात करेंगे मिसाइल पर। थोड़ी सी बात किस पर करेंगे बेटा? मिसाइल पर बात करेंगे। यदि आपसे कहा जाए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका मिसाइल से बन जाता है ब्रह्मोस से। याद रखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है आपका ब्रह्मोस मिसाइल से। ब्रह्मोस जो है वो भारत की पहली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत की पहली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब ये इसकी गति है 2 मैक के आसपास की गति है। ये सुपरसोनिक क्रूज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसी मिसाइल है जिसको कहीं से भी छोड़ सकते हैं। पनडुब्बी से छोड़ दीजिए, सबमरीन से छोड़ दीजिए, छोटे वाले जहाज से छोड़ दीजिए, कहीं से भी छोड़ सकते हैं। ब्रह्मोस जो है वो भारत और रूस के सहयोग से बनी है। भारत और ने किसके सहयोग से बनाई है? रूस के सहयोग से बनाई है। भारत की नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नाम है। और रूस की नदी का नाम क्या है? मोस्कावा नाम है। तो ब्रह्मपुत्र और मोस्कावा नदी के मिश्रण से बनी है ब्रह्मोस नदी। रूस को पहले क्या कहते थे? USSR कहते थे। USSR का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। 1991 में जब विघटन हुआ तो टोटल कितने देश बने? इससे 15 देश बने। इन 15 देश में जो सबसे बड़ा देश था क्षेत्रफल में, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है, वो कौन सा है? रशिया है। किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब क्षेत्र उसी के थे, है ना। पेपर में आ जाता है, बताइए, है ना। आर्मेनिया, है ना, आर्मेनिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, अजरबैजान और किसके बीच में जमीन को लेकर विवाद चल रहा है? तो आपका आंसर आएगा रूस के बीच में चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली मिसाल आपने समझी ब्रह्मोस। ब्रह्मोस की मारक क्षमता थी 200, जब ये बनी थी तो इसकी मारक क्षमता 280 किलोमीटर थी। फिर अगला परीक्षण हुआ तो 298 किलोमीटर कर दी गई। लेकिन 1 दिसंबर 2020 को इसका फिर से एक नया परीक्षण हुआ तो अब इसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर हो गई है। तो ब्रह्मोस की वर्तमान में मारक क्षमता कितनी हो गई है? 450 किलोमीटर हो गई है। आई विश समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो पहली मिसाइल आपको समझ में आई। कौन सी मिसाइल भाई? आपकी ब्रह्मोस मिसाइल आपको समझ में आई।
हाँ, रूस की कैपिटल है मॉस्को, मकाऊ नहीं है बेटा, रूस की कैपिटल है मॉस्को। करेंसी है रूबल और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। बेटा 400 नहीं बेटा, 400 हृदय कुमार जी गलत कर दोगे। वर्तमान में ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 450 किलोमीटर है, 450। ठीक है, चलो। यूएसएसआर का विघटन 1992 में हुआ। करुण प्रताप जी इसको सही करिए, 1991 लिखिए, वरना एक साल में आपका एक साल खराब हो सकता है। यदि आप एक साल बढ़ा देंगे 1992 कर देंगे तो आपका एक साल खराब हो जाएगा फिर। ठीक है, विकास यादव। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल आपको समझ में आ गई होगी, तो अगला मिसाइल समझते हैं। एक सूत्र आपको याद रखना है, पटाना, PATANA, PATANA, पटाना। तो जो P और A है, P और A है, ये पृथ्वी और अग्नि है। ये जो P और A है इसे कहते हैं पृथ्वी और अग्नि। जो T है इसे कहते हैं त्रिशूल, है ना। त्रिशूल कहाँ चलाते हैं? आकाश में। त्रिशूल कहाँ चलाते हैं? आकाश में। शिव जी के पास क्या है? नाग है। और ए से क्या होगा? अस्त्र होगा। ये दोनों जो मिसाइलें हैं ये सरफेस टू सरफेस मतलब सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। क्वेश्चन पूछता है सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइलें कौन सी हैं? तो पृथ्वी और अग्नि। तो पृथ्वी के जितने भी संस्करण आ जाएं, चाहे अग्नि के जितने संस्करण आ जाएं। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। जापान की संसद का नाम डायट है ना। नॉर्वे की संसद का नाम स्टोर्टिंग है ना। अफगानिस्तान की संसद का नाम सोरा है। और पूछ लो, नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। भारत की संसद का नाम संसद और पार्लियामेंट है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। भूटान की संसद का नाम सोंगडू है। हाँ, डेनमार्क की संसद का नाम फॉकेटिंग है। और कुछ? देवेश सिंघम जी, लोअर पीसेस का इंटरव्यू हो रहा है, एक बार यहाँ एसएसजी गुरुकुल में हो जाओ। आप यहाँ पर एक बार आ जाओ और यहाँ पर हम आपको गाइड कर देंगे, है ना। एक दो क्लास ले लीजिएगा आप, हो जाएगा इंटरव्यू। हाँ, तो त्रिशूल और आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल है ना। नाग, है ना, एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल। और अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, एयर टू एयर, हवा से हवा। जल्दी से सेशन को शेयर कर दो स्टैटिक जीके वाले को, है ना, ताकि कम से कम कुछ नहीं तो हर व्यक्ति अगर एक ग्रुप में शेयर कर देगा तो हमारा काम हो जाएगा। क्या बोलते हो, है ना। लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है अरे शेयर कर देंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, है ना। कभी हमारे बारे में भी सोच लो। कोई नहीं करता, दिल से बता दे रहे हैं, कोई नहीं करता। कहते अरे सर बता देंगे। दुनिया जो हंसी मजाक कर रहे हैं वो मिलियन पार कर जा रहे हैं, और जब हम हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, है ना, तो हमारे मिलियन ही नहीं आ पा रहे। देखो कब आता है, क्यों। चलो भाई, तो क्या कहते हो, कार्टून ही करी जाए क्या, या फिर ऐसा किया जाए कि रोज मतलब हंसी मजाक करने आए, हम आपको मोटिवेट करें, है ना। तुम कर लोगे, सिर्फ तुम ही कर पाओगे और किसी से नहीं हो पाएगा। तुमने छोड़ दिया का मतलब मर जाओ, ये हो जाओ, है ऐसा कहना पड़ेगा क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई। तो मिसाइल आपसे पूछ देगा सतह से सतह पर मार करने वाली, सतह से हवा पर मार करने वाली। एंटी टैंक मिसाइल पूछ देगा, हवा से हवा मार करने वाली पूछ देगा। इतनी मिसाइलें अगर आप लोग याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यदि आपसे कहा जाए, हट जाता हूँ एक बार देख लीजिएगा, यदि मैं आपसे कह दूं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन होगा? APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पूछ दिया जाए तो APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन कलाम। यदि आपसे मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया पूछ दिया जाए तो आपका आंसर आ जाएगा टेसी थॉमस। तो आपका आंसर आ जाएगा टेसी थॉमस। टेसी थॉमस का संबंध किससे है? तो टेसी थॉमस का संबंध है अग्नि 5 से। अग्नि 5 इज द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये भारत की पहली ICBM है। इसकी मारक क्षमता 5000 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक है। 5000 से लेकर 10,000 किलोमीटर है ये अग्नि 5। ये क्या है बेटा? ये ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अच्छा राहुल सुखदेवा जी, आप शेयर करते हैं हमेशा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड। अब बहुत देर तक इस बात पे चर्चा हो गई, अब हम लोग आगे बढ़ना चाहिए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है?
राष्ट्रीय एकता कैसे, अगर हम लोग को तुक्का मारना हो, समझिएगा, यदि हम लोग को तुक्का मारना हो तो तुक्का कैसे मार सकते हैं, तुक्का ऐसे मार सकते हैं कि एकता, एकता में शक्ति, एकता मतलब यूनिटी, एकता मतलब यूनिटी, यूनिटी मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता मतलब यूनिटी और यूनिटी मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है, सरदार पटेल जी की। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है बेटा, सरदार पटेल जी की है। अब सरदार पटेल जी की ये मूर्ति बनी है कितने मीटर ऊंची है, 182 मीटर ऊंची है। जबकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जबकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी सिर्फ 93 मीटर ऊंची है। ये किस नदी के किनारे बनी है, नर्मदा नदी के किनारे बनी है, ठीक है ना। और इसका डिजाइन किसने तैयार किया, राम सुतार। तो वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर है कि नहीं, तो यहां पर ऑप्शन में नहीं है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं, 31 अक्टूबर इज द राइट आंसर। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, है ना, महात्मा गांधी ने बारदोली की महिलाओं की ओर से। दिखाई दे रहा है कि ठीक है, ठीक है, कल मैं सोचूंगा। यादव मित्र सेन जी कह रहे हैं सर आप ही क्लास शेयर करने का मतलब है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना। चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं बेटा, राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस बेटा 31 अक्टूबर को मनाते हैं। हमने आपको पूरा कहानी भी बता दी, हमने आपको पूरी कहानी बता दी, है ना। ओके, नेशनल यूनिटी डे, ठीक है। चलिए, तो यह 31 अक्टूबर के लिए किसको मानेंगे, तो आपका आंसर आएगा 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। अगला, अब वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने बारदोली की महिलाओं से दी थी, है ना। अब बारदोली सत्याग्रह आपका 1928 में हुआ था। भारत में रियासतों का विलय किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। मूल अधिकारों की मांग कांग्रेस में सबसे पहले किसने रखी थी, सरदार पटेल ने रखी थी। कब रखी थी, कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखी थी, तो 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार पटेल ने सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग रखी थी। अगली बार मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो वल्लभ भाई पटेल ही बनाए गए थे। तो वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। तो जितने क्वेश्चन बनते थे वो सब मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, दिख तो रहा है बेटा, हम भी देख रहे हैं, सब दिख रहा है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सोचिए। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आजकल टेक्निकल के क्षेत्र में वही व्यक्ति आगे होता है जिसके पास परमाणु हथियार अच्छे होते हैं, है ना। आजकल टेक्निकल के क्षेत्र में वही आगे होता है। इंटरटेनमेंट रेड चिली मोहित क्या बोलना चाहते, विल यू मैरी मी। चलो अगला देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो दिमाग लगाइए, लगे दिमाग क्या है कि प्रौद्योगिकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है बेटा, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी से संबंधित क्या होगा कि आपके पास अगर परमाणु शक्ति ज्यादा है, यदि आपके पास परमाणु शक्ति ज्यादा है तो आपकी टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि परमाणु शक्ति को रखना भी अपने आप में बहुत बड़ी कला है। वरना जापान के फुकुशिमा, रूस का चेरनोबिल जैसा हाल आपका होते समय नहीं लगता है। समझ में आ गया। अच्छा अगली बात समझ लीजिए, तो परमाणु शक्ति, तो भारत ने अपना परमाणु परीक्षण, यदि भारत के परमाणु परीक्षण की बात बताई जाए तो भारत ने अभी तक 2 परमाणु परीक्षण किए थे। एक किया था 18 मई 1974 को, एक किया था 18 मई 1974 को, और एक किए थे 11 से 13 मई 1998 के बीच, 11 से 13 मई 1998 के बीच। 18 मई 1974 को हम लोग कहते हैं पोखरण 1, इसको हम लोग कहते हैं पोखरण 1, और इसको हम लोग कहते हैं पोखरण 2। अब ये पोखरण 1-2 क्या है कि भैया पहला परीक्षण भी पोखरण में किया गया था, दूसरा परीक्षण भी पोखरण में किया था। वो पहला परीक्षण राजस्थान के, ये पोखरण कहाँ पड़ता है, तो पोखरण पड़ता है राजस्थान में।
ये पोखरण कहाँ पड़ता है? तो पोखरण पड़ता है आपका राजस्थान में। अगला समझते हैं, ये जो पहला परीक्षण किया था इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय प्रधानमंत्री थी आपकी कौन? इंदिरा गांधी। ये जो पहला परीक्षण हुआ था इसमें प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री जी थी इंदिरा गांधी। जबकि दूसरा जो परमाणु परीक्षण हुआ था इसमें प्रधानमंत्री कौन था? तो इसमें प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। इस जो पोखरण 2 हुआ था इसमें टोटल कितने परीक्षण हुए थे? तो इसमें टोटल 5 परीक्षण हुए थे। इन 5 परीक्षणों में एक परीक्षण हाइड्रोजन बम का भी था। याद रखिएगा, जो 5 परीक्षण हुए थे इन एक परीक्षणों में एक परीक्षण आपका हाइड्रोजन बम का भी था। अगला क्वेश्चन बन जाए कि बताइए पहला जो परीक्षण हुआ था इसका कोड क्या था? कोड, सेना में कोड चलते हैं ना, तो जो कोड था पहले का इसका नाम है स्माइलिंग बुद्धा। जो पहला परीक्षण हुआ था इसका कोड क्या है? तो कोड है स्माइलिंग बुद्धा, है ना। और जबकि दूसरे वाले का जो कोड है उसका नाम है ऑपरेशन शक्ति। इसका नाम क्या है बेटा? ऑपरेशन शक्ति। तो दूसरे वाले का क्या कोड है? ऑपरेशन शक्ति। और पहले वाले का कोड क्या है? स्माइलिंग बुद्धा। ये दोनों बात आपको समझ में आ गई। बसंत प्रजापति, आपको ऑफलाइन क्लास आना है बेटा 10 दिसंबर से पहले पहले। अगर आप आ जाएंगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा, यदि नहीं आ पाएंगे तो फिर अगले बैच का इंतजार कीजिएगा। दीपू कुश ब्लॉग, सुपर टेट बेटा बैच हमारे यहाँ खत्म हो चुका है, अब सुपर टेट नहीं लाएंगे, बहुत झाम होता है सुपर टेट में। हम सिर्फ ऐसा बैच लाते हैं जिसपे हमें कंफर्म होता है इसमें पेपर भिड़ा देंगे, बस वही पेपर लाते हैं, वही लाते हैं। धन्यवाद। अरुण दयाल जी कह रहे थे शादी कर लीजिए, ऑफर आ रहा है। अच्छा चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया कि देखो अब टेक्नोलॉजी क्या है, क्या 18 मई इसमें दिया है? नहीं दिया है सर। 11 से 13 मई का कुछ दिया है? यस सर दिया है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हम लोग कब मनाएंगे? 11 मई को मनाएंगे। शिवराम दक्ष जी कह रहे हैं सर असामाजिक तत्वों को ब्लॉक कर दीजिए, लेकिन हमें कोई दिखे तो पहले असामाजिक तत्व है। अच्छा अगला क्वेश्चन, सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को, बता चुके हैं अभी हम चिल्ला चिल्ला के। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? थोड़ी सी चर्चा संविधान पर, थोड़ी सी चर्चा संविधान पर, भारत का संविधान। इसका आंसर बता दीजिए। अजय पांडे जी धन्यवाद। हम जो लिख रहे हैं वो डार्क कम है। अच्छा तो थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश करते हैं। चलो अब डार्क बढ़ा बेटा, बताओ अब डार्क बढ़ा? अब तो बढ़ गया होगा डार्क। 26 नवंबर इज द राइट आंसर, सब बता रहे हैं। गुरुकुल में एडमिशन बता चुके हैं बेटा, 10 तारीख के पहले पहले आप ले सकते हैं जिसको भी लेना है। धन्यवाद बसंत प्रजापति। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है समझिएगा। संविधान की बात बताई जाए तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए संविधान, तो भारतीय संविधान में कुल कितने शब्द हैं? तो भारतीय संविधान में कुल शब्द हैं 1,17,369। ठीक है ना। पहला, संविधान को किसने लिखा था? रायजादा सी ने, रायजादा साहब ने। संविधान में कुल कितना खर्च आया था? 63,99,729 रुपए का खर्च आया था। संविधान को किसने सजाया है? नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। और जो कतर चले गए थे, है ना, कौन? MF हुसैन। चलो नंदलाल बोस इज द परफेक्ट आंसर। हम ऐसे व्यक्ति की बात नहीं करेंगे जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं के अश्लील चित्र बनाए। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान बनने में कितना समय लगा? 11 वर्ष, सॉरी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा संविधान को बनने में। संविधान नहीं समझ में आता है? बहुत आसान होता है, ठीक है ना। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा। अब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो समय लगा है, तो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। जब 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, तो 26 नवंबर को ही नागरिकता
निर्वाचन और संसदीय प्रणाली। याद रखिएगा, किसी को पता नहीं होता ये सब चीजें। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया तो उसी दिन संविधान लागू भी हो गया था। उस दिन संविधान के नागरिकता, निर्वाचन और संसदीय प्रणाली जैसे तत्व लागू हो गए थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के कहने पर इसको रोक दिया गया, है ना। जब संविधान, अच्छा कितने आर्टिकल लागू हुए थे? 15 आर्टिकल। 15 आर्टिकल, लो ये भी बता दिया, है ना। टोटल 15 आर्टिकल नागरिकता, निर्वाचन और संसदीय प्रणाली के लागू हो गए थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने आके इंटरप्ट किया। और क्यों इंटरप्ट किया इसको समझ लीजिए कि 31 दिसंबर 1929 को 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जब कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया तो इन्होंने एक भाषण दिया कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मैं इस देश को ऐसे ही बनाना चाहता हूं। लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव ले आए। क्या ले आए बेटा? पूर्ण स्वराज प्रस्ताव ले आए। जब पूर्ण स्वराज प्रस्ताव लेकर आए तो सबने सोचा पास नहीं होगा, लेकिन इन्होंने साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके 26 जनवरी 1930 को ये पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पास करवा दिया। जब ये पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पास हो गया तो लोगों को आस जगी कि अब तो आज़ादी मिलेगी। तो 26 जनवरी को ही हम लोगों ने अपना पहला डोमिनियंस डे, मतलब पहला स्वाधीनता दिवस मनाया। अब जब पहला स्वाधीनता दिवस मनाया तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग आज़ादी भी 26 जनवरी को ही ले लेंगे। हाँ हिम्मत सिंह जी सही कह रहे हो। नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम और नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम। ठीक है, अभी तुम वहीं पर से हुए हो। हाँ मैं क्या बता रहा हूँ, तो अब डिसाइड किया गया कि स्वाधीनता दिवस जब 26 जनवरी 1930 को पहला मनाया है तो आज़ादी भी हम लोग 26 जनवरी को ही लेंगे, कभी भी लें, है ना। तो क्या हुआ, लेकिन आज़ादी हमको कब मिल गई? 15 अगस्त को। अब ये तो नहीं कह सकते कि 15 अगस्त को आज़ादी मत दो, है ना। हमको आज़ादी अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना, 4-5 महीने के बाद 26 जनवरी को दो, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो अब क्या किया जाए, इस बात को कैसे याद किया जाए? तो हम लोगों ने क्या कहा कि आज़ादी तो जल्दी मिल गई, लेकिन अब कैसे? जो संविधान है उसको 26 नवंबर को ना लागू करके 26 जनवरी को लागू करते हैं। तो कभी तो किसी न किसी को पूर्ण स्वराज वाली प्रस्ताव वाली बात याद रहेगी। इसलिए जो पूरा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, है ना। और 26 नवंबर को हम लोगों ने राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में इसको घोषित कर दिया, राष्ट्रीय कानून दिवस या राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। हाँ, रायजादा जी का पूरा नाम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, गुड, ठीक है ना। जन्म 1901। चलिए, तो विश्व हमें समझ में आ गया कि इतनी बात हमको, देखो पूरी कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कोई दिवस क्यों मनाया जा रहा है उसकी अपने पीछे कहानी होती है। तो मैंने आपको कहानी बताई बेटा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया दिवस। मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? कहानी तो नहीं है, लेकिन मलेरिया से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं अपने पेपर में, है कि नहीं। इसका आप लोग अगर आंसर बता देंगे मलेरिया दिवस का तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर गुरुकुल में हॉस्टल, हाँ गुरुकुल में हॉस्टल, आपको रूम सब दिला दिया जाएगा, खाने पीने की सब व्यवस्था की जाएगी, है ना। मतलब पैसा हम नहीं देंगे। अब ऐसा है कि 35,000 रुपये फीस है, 50,000 टोटल फीस है, 35,000 आपको जमा करनी है, बाकी 15,000 सिलेक्शन के बाद जमा करने हैं। और आप 35,000 का तो लगता है एक साल में उससे ज़्यादा खाना ही खा जाएंगे, हैं। तो हम तो लगता है कि लोटा लेके घूमना पड़ेगा। तो इसको बताओ बेटा जल्दी से, मलेरिया दिवस फटाफट बताओ बेटा, मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? जल्दी से, मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी, मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? जल्दी। चलिए, अब एक बात समझिएगा, यहां पर जो मलेरिया दिवस लिखा हुआ है, यहां पर जो मलेरिया दिवस लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो जिस प्रकार से राष्ट्रीय एकता दिवस का ऑप्शन नहीं था उस प्रकार से मलेरिया दिवस का भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ पर मलेरिया का ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है ना, पहली बार। अच्छा, जो मलेरिया दिवस है वो मनाते हैं 25 अप्रैल को। याद रखिएगा, जो मलेरिया दिवस है यहाँ पे अगस्त अगर हम लोग काट दें, यदि हम लोग यहाँ पर अगस्त काट दें तो यहाँ पर हो जाएगा 25 अप्रैल। क्या हो जाएगा बेटा? 25 अप्रैल। विश्व में सबसे पहली बार मलेरिया दिवस आपका 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था। विश्व में सबसे पहली बार, है ना, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था। मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया मच्छर से होता है।
मलेरिया मच्छर से ही होता है, इस बात का पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो रोनाल्ड रास ने लगाया था। ठीक है ना? हाँ, से पूछ दिया जाए कि मच्छर से ही मलेरिया होता है, मच्छर से ही मलेरिया होता है, इस बात का पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा? इसका आंसर था, है ना, रोनाल्ड रास। अब ये क्यों मनाया जाता है? यूनिसेफ, यूनिसेफ आप जानते ना, यूनिसेफ ने इस दिन को मनाने का उद्देश्य बताया कि ये एक खतरनाक रोग है और इस पर लोगों का ध्यान केंद्रित होना चाहिए, है ना, और मच्छरों से फैलने वाली और कौन कौन सी बीमारी है और कौन कौन सी सावधानी है, ठीक है ना, मलेरिया, डेंगू, इन सबसे लाखों लोग मरते हैं, ठीक है ना। वर्तमान में डेंगू बहुत अच्छा फैला हुआ है, अच्छा मतलब समझ रहे हो, ठीक है ना, और पहले मलेरिया ज्यादा फैला हुआ था। अच्छा, तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो मच्छर से ही मलेरिया होता है, ये बात बताई थी रोनाल्ड रास ने। लेकिन मच्छर एक होता है मेल, एक होती है फीमेल। तो मादा एनाफिलीज मच्छर, याद रखिएगा, मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर ही क्या फैलाती है बेटा? मलेरिया फैलाती है। अब ये मादा एनाफिलीज मच्छर जो होती है वो इंसानों का खून पीती है, जबकि जो नर मच्छर होते हैं वो फूलों का रस चूसते हैं। इसको बच्चे पालने होते हैं तो खून सप्लाई करना होगा, ठीक है ना। तो मादा एनाफिलीज मच्छर से ही मलेरिया होता है। अब मलेरिया होता किससे है? तो मच्छर में क्या पाया जाता है? तो आपका आंसर आएगा सर, इसमें प्लाज्मोडियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? प्लाज्मोडियम। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्वेश्चन पूछ दिया जाए मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है, किस बैक्टीरिया से होता है, इस प्रकार से पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा? प्लाज्मोडियम। लेकिन प्लाज्मोडियम कई भागों में बटा होता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, इस प्रकार से बटा होता है ना। तो किस प्लाज्मोडियम से होता है? तो आपका आंसर आएगा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से ही आपका मलेरिया फैलता है। इतनी बात क्लियर है? इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। मच्छर को खाने वाली मछली का नाम क्या है? यदि किसी तालाब में बहुत सारे मच्छर हों तो ऐसी मछली आती है, आप डाल दीजिए, सारी वो जो मछली है वो सभी मच्छर को खा जाएगी। उस मछली का नाम है गैबूसिया, उस मछली का नाम है बेटा गैबूसिया। तो देखो हमने पूरी पूरी कहानी आपको बताई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शहीद दिवस कब मनाते हैं बेटा? शहीद दिवस कब मनाते हैं? जल्दी बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है कई बार। शहीद दिवस कब मनाते हैं? देखो बेटा, शहीद दिवस तो आप बहुत दिन मना सकते हैं, मार्टी डे जो है वो आप कई बार मना सकते हैं। एक जब गांधी जी मरे, एक जब हम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई, समझ में आ गया। तो आप ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मनाना चाहते हैं, अरे हाँ कि ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर जो ऑप्शन है ये गांधी जी का दिया हुआ है। अगर यहाँ पर 23 मार्च होता तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लेकर चलते, बात समझ आ रही है। तो ये गांधी जी का है, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हुई थी। इसी के नाम पर क्या मनाते हैं बेटा? शहीद दिवस मनाते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई। यदि गांधी जी पर बात हुई है, यदि गांधी जी पर बात हुई है तो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। गांधी तो एक अलग से टॉपिक है बेटा, लेकिन हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं गांधी जी पर, बात की जाए। चलिए, तो गांधी जी के बारे में कम से कम 10 बातें, गांधी जी के बारे में कम से कम 10 बातें, वो बातें जो फर्जी ना हो, वो बातें जो पेपर में आए, क्लियर है, वो बातें जो फर्जी ना हो। ओके बेटा, हाँ 58वें का सी मत लगाओ, 58 का सी कैसे लगा रहे हो? सी क्यों लगा? तो 23 मार्च यहां पर नहीं है तो हम लोगों ने 30 जनवरी लगाया है कि नहीं? हाँ, नाथूराम गोडसे, ठीक है ना। चलिए, दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते बेटा, दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अगर हो जाए तो 30 जनवरी लगाइएगा, इट इज द बेटर ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए वापस आते हैं। तो गांधी जी के बारे में 10 बातें कम से कम बताएं, ये बताएं कि ना बताएं, जल्दी से सर बोलो। धन्यवाद किशन मिश्रा जी, फरहान खान जी। सब लोग कहते रहते हैं एक दूसरे से शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, लाइक करो, है ना। शेयर लेकिन करता नहीं है, लाइक तो फिर भी लोग कर देते हैं, शेयर कोई करता ही नहीं है। देखते हैं 8-10 हजार लोग, 8-10 हजार व्यूज हो जाते हैं, 10 हजार में लाइक करते हैं 1 हजार, यानी बाकी दुनिया स्वार्थी है। कोई फ्री में पढ़ा रहा है तो उसका भी एहसान नहीं मानना, उसको देखना है पैसा कमा रहे हो खूब, उसको भी ये लगता है। कभी आप कभी यूट्यूब चैनल बनाइए, देखिए कितना पैसा आपके पास आता है, हैं? भरतपुर वालों की तरफ से राम बिल्कुल स्वीकार है। चलिए, सब लोग यस सर बोल रहे हैं, तो देखते हैं भाई गांधी जी के बारे में क्या क्या बात हो सकती है। सबसे पहला,
गांधी जी की उपाधियां याद रखनी है आपको। सबसे पहली बात, गांधी जी की उपाधियां याद रखनी है। सबसे पहली उपाधि आपको याद रखनी है राष्ट्रपिता। सबसे पहली आपकी उपाधि याद रखनी है राष्ट्रपिता। दूसरी याद रखनी है महात्मा। महात्मा। तीसरी बात आपको याद रखनी है बापू। चौथी बात आपको याद रखनी है वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स, है ना। अगली बात आपको याद रखनी है भर्ती कराने वाला सार्जेंट। भर्ती कराने वाला सार्जेंट। राजनीतिक बच्चा। राजनीति बच्चा। और कोई उपाधि है? राष्ट्रपिता हो गया, महात्मा हो गया, बापू हो गया। चलो बताओ, तब तो इतने ही बताओ। रिकुल सैनी जी बेटा, एक बार आप बात कर लीजिएगा हमसे सही से, ठीक है ना। आपको जॉब वाली कुछ बात बता रहे हैं, कॉन्टेक्चुअल वाली। मानस जी धन्यवाद। बताओ किसने क्या क्या कहा था, जल्दी बताओ। हाँ अच्छा, और भी बता देते हैं, और भी बता देते हैं। अर्धनग्न फकीर, लो और बता देते हैं। अर्धनग्न फकीर और देशद्रोही फकीर। अर्धनग्न फकीर और देशद्रोही फकीर, ये भी लिख दिया। प्रभा गुप्ता जी, बताया जाएगा भगत सिंह के बारे में भी बताया हमने गांधी इरा में, बता देख लीजिएगा। हरियाणा से प्रणाम स्वीकार है मनदीप जी आपका। चलिए, तो जिसको ये सब आता है तो ठीक है, नहीं आता तो समझ लीजिए, समझ लीजिए बेटा। राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बापू कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने। भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। राजनीतिक बच्चा कहा था एनी बेसेंट ने। अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। देशद्रोही फकीर कहा था फ्रैंक मोरिस ने। बाबा मलंग कहा था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। और कुछ? ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। गुड, सब हो गया। बीपीएससी का कोर्स नहीं चलता बेटा हमारे यहाँ, बीपीएससी नहीं चलता, यूपी पीसीएस चलता है। हाँ डिजिटल बोर्ड आ गया अमर सिंह जी। हाँ, अब एक और बात समझिएगा। गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को महामना कहा था। सॉरी, रविन्द्रनाथ टैगोर को गांधी जी ने, है ना, गुरुदेव कहा था। गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहा था। बस। रविन्द्रनाथ टैगोर ने मदन मोहन मालवीय को महामना कहा था। ट्रिपल एम, ठीक है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने मदन मोहन मालवीय को महामना कहा था। ठीक है बेटा, कल हम कोशिश करेंगे कि रीजनिंग की भी क्लास चलवाए, रीजनिंग की प्रैक्टिस करवा दे सर। ओके, तो सब समझ में आ गया? हट जाता हूं, एक बार देख लीजिए। सब समझ में आ गया, सब लिख लिया होगा आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संचयिका दिवस कब मनाते हैं? फटाफट बताइए।
संचयिका दिवस कब मनाते हैं? संचयिका मतलब समझ लो पहले, है ना, पहले आंसर बता दो फिर मतलब समझा देंगे। संचयिका दिवस कब मनाते हैं? बताओ जल्दी से, संचयिका दिवस कब मनाते हैं? मजा आएगी सुन के आपको, फटाफट। मजा आएगी सुन के, मजा आएगी। सुभाष को नेताजी किसने कहा था? हिटलर ने कहा था। सुभाष को नेताजी किसने कहा था? हिटलर ने कहा था। ठीक है। फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फर्म की स्थापना चाहे टॉलस्टाय आश्रम हो और चाहे फिनिक्स आश्रम हो, गांधी जी ने बताया था दक्षिण अफ्रीका में। राहुल सुखदेव। हाँ बेटा, जीएस स्पेशल बैच में सिर्फ हम पढ़ाते हैं और कोई टीचर नहीं पढ़ता, वहां पे कोई टीचर नहीं पढ़ाते हैं। चलिए, इसका आंसर तो आ गया है, वैसे आंसर है 15 सितंबर। बच्चों में जब वो छोटा है कोई बच्चा, तो उसमें इस प्रकार की आदत डलवाना, है ना, कि वो ज्यादा खर्चीला ना बने, पैसे को बचाया कैसे जाए, चुराने की बात नहीं कर रहा है, पैसे को बचाया कैसे जाए, माता पिता जब अपने बच्चे के अंदर ये आदत डलाएंगे, है ना, तो उसी दिवस को कहते हैं संचय करना, यानी संचय का दिवस। ठीक है ना, धन का संचय करना बच्चों को सिखाना। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाते हैं? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा। सामाजिक अधिकारिता, फटाफट बताइए, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाते हैं? पूरा पढ़िएगा, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाते हैं? जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? कौन बताएगा आंसर इसका? ए बी बी। चलिए कोई बात नहीं, सबको पता होगा, लेकिन इसमें आंसर नहीं बता पा रहा है कोई। 20 मार्च इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आतंकवाद विरोध दिवस। अगर मैं कहूं, एक क्वेश्चन बस एक ही याद रखना है, बोको हरम कहां का आतंकवादी संगठन है? बस एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, तो आपका आंसर आएगा नाइजीरिया। बस, अब ये आंसर बता दीजिए, आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाते हैं? बस अगला क्वेश्चन बता दीजिए, आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाते हैं? फटाफट जल्दी, आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाते हैं? मैं बताऊं, देखो बेटा, 21 मई 1991 को, 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बंदूर, क्या बेटा, श्री पेरम्बंदूर में जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी हत्या कर दी गई थी। अरे हाँ कि ना, उसी के बाद से ही फैसला लिया गया था कि हम लोग इनकी पुण्यतिथि 21 मई से आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाएंगे। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या लगाएंगे बेटा? 21 मई इज द राइट आंसर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं? सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं? हमने बताया कम से कम 20 क्वेश्चन आपको आज दिवस से पढ़ाएंगे सिर्फ। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं? भारतीय सशस्त्र बलों के जो कर्मचारी हैं या कर्मी हैं, उनके कल्याण के लिए भारत की जनता से धन को इकट्ठा करना और उनके कल्याण में लगाने के लिए हम लोग सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है ना। तो कब मनाते हैं बेटा? तो आपका आंसर आएगा 7 दिसंबर। क्या आंसर आएगा बेटा? 7 दिसंबर। ठीक है। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाते हैं? पुलिस स्मृति दिवस कब मनाते हैं? जल्दी बताओ, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाते हैं? कठिन है? नहीं कठिन तो नहीं है। हाँ, नेशनल पुलिस डे कब मनाते हैं? देखो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, उसमें 10 घटा दो, तो 21 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं। 31 मई को नशेबाजी नहीं करना है ना। 31 मई को हम लोग तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। तंबाकू से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तंबाकू,
तंबाकू में जो एल्केलाइट पाया जाता है, देखो जिससे क्वेश्चन बना सकते हैं बेटा उससे बना दे रहे हैं, यानी कि सबसे क्वेश्चन बनाते देंगे। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में पहला वायरस 1892 में इवानोवस्की ने 1892 में इवानोवस्की ने पहला वायरस खोजा था, जिसका नाम था टोबैको मोजेक वायरस, TMV, टोबैको मोजेक वायरस। अगर आपसे कहा जाए तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो आपका आंसर आएगा राजमुंदरी में है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो आपका आंसर आएगा राजमुंदरी में है, मतलब आंध्र प्रदेश में है। तंबाकू के उत्पादन में सबसे आगे कौन है? तंबाकू के उत्पादन में आगे है गुजरात और दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, है ना। चैनी खैनी, चैन से मजा लो, है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अजब सिंह जी, IPC की कोई भी किताब ले लो, कोई भी ले ले यार, कोई भी किताब ले लो, हम क्या बता दें, सब सही है। धन्यवाद अखिलेश जी, दिलीप कुमार, प्रिया जायसवाल। अखिलेश तो शायद आज आपसे बात हुई थी, आप कहते सर ऑफलाइन पढ़ना है, फिर हमने कहा 10 दिसंबर से पहले नहीं आ 10 दिसंबर से पहले आ जाएंगे तो एडमिशन हो जाएगा। कह रहे सर 15 तारीख को आएंगे, हमने कहा नहीं 15 को नहीं, रूल इज रूल, रूल के आगे कुछ नहीं है। अच्छा, यदि हम ये सब लिखेंगे ऐसा टैग, हम टैग नहीं करते हैं हम लोग, टैग करते नहीं हैं। हाँ हो सकता है कि यूट्यूब में इसलिए आगे ना बढ़ पा रहे हो क्योंकि टैग नहीं करते हैं, सब चीज़ें हैं, हो सकता है, बड़ी बात नहीं। तो विश समझ में आया आपको? धन्यवाद मानसिंह महोबा जी। महोबा जो है वो पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है ना। महोबा में आधा उदल है ना। अगला, 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? वेरी गुड। 21 जनवरी को निम्न में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? बताइए जल्दी से। आपने सभी वीडियो में, अच्छा ठीक है हम समझ गए बेटा। फरहान खान आपने क्या कहना चाहते हैं, हम समझ गए। जल्दी बताओ फटाफट। 21 जनवरी को किसका जन्म दिवस मनाते हैं? अगर आपको पता होगा तो बता पाएंगे, नहीं पता होगा तो कहां से बता पाएंगे, हैं? जल्दी बताओ जल्दी। 21 जनवरी पूछा है, 21 जनवरी को किसका जन्म दिवस मनाते हैं? नहीं पता सर, नहीं पता, सोचो सोचो, बता ले जाओगे, सोचो। 21 जनवरी लिखा है, एक मैं आपको बता देता हूं, एक बता देता हूं, अच्छा मैं दो बता देता हूं और आप दो में तुक्का मारिए, देखिए कितना तुक्का आज आपका सही होता है, ठीक है ना। 5 जनवरी 1666 को पटना में, 5 जनवरी 1666 को पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। 5 जनवरी 1666 में पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। 1666 में ही शाहजहां की मृत्यु हो गई थी, है ना। अब बताओ जल्दी से, सी, सोचो, सोच लो सोच लो। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहां हुई थी? हत्या बेटा नांदेड़ में हुई थी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या हुई थी नांदेड़ में। और पूछो पूछो, मैं सब बता दूंगा आपको। रविन्द्रनाथ टैगोर लोग बता रहे हैं गलत है। 7 मई 1861 को, 7 मई 1861 को कोलकाता में रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। साहित्य में किताब का नाम था इनका गीतांजलि। गीतांजलि में एक शीर्षक है भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता में ही, है ना, भारत भाग्य विधाता में ही जनगण मन दिया हुआ है? चलो, बच्चे कह रहे चंद्रशेखर आजाद। चलो, चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में भवरा मध्य प्रदेश में हुआ था। 23 जुलाई 1906 में भवरा मध्य प्रदेश में हुआ था। अच्छा, इन्होंने अपने आप गोली कब मार ली थी बेटा? इन्होंने अपने आप को गोली कब मार ली थी चंद्रशेखर आजाद ने? 27 फरवरी 1931 को। इन्होंने गोली कब मारी थी अपने आप को? 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली थी, है ना।
ओके, तब एक ही आंसर बचता है, एक ही आंसर बचता है, सुभाष चंद्र बोस है। चलो, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में। 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में। पिता का नाम जानकीनाथ बोस, माता का नाम प्रभावती। मृत्यु हुई थी 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइपे में। तो अब इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, यानी कि 21 जनवरी का जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं हुआ। सब ए बी बी सी सी डी अंधी लगाए पड़े हैं। लेकिन अगर ये यहाँ पे 23 होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए भैया, यहाँ पे 23 जनवरी होना चाहिए था। सो आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाता आपका, हाँ कि ना। दो घूमा, हाँ बेटा आपने पुरानी वीडियो देखा, दिल्ली पुलिस का एग्जाम फंस जाएगा, फंस गया। अच्छा, तरुण कुर्मी जी पूछो क्या क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल बेटा, गली क्रिकेट जी पूरा पेपर फंस जाएगा यार। तो इसका सारा गलत हो गया और मैंने आपको बताया भी, ठीक है ना। तुक्का मारे फटाफट फटाफट, पैसे डी सी सब बता दिया हमने। 23 जुलाई, ठीक है ना, चंद्रशेखर आजाद। 27 फरवरी 1931 चंद्रशेखर आजाद ने तो गोली मार ली, है ना। चलो बाकी बातें बाद में। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाते हैं। द्वैध शासन। अरे यार, हमें लगता है संविधान का विकास आप सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं। वॉरेन हेस्टिंग से शुरू होगा, है ना। 1919 का प्रांतों में द्वैध शासन था। चलो बता दीजिएगा प्रांतों में द्वैध शासन क्या होगा और केंद्र में द्वैध शासन क्या होगा, बता दिया जाएगा, ठीक है ना। हिंदी पढ़ाएंगे बेटा, अभी तो नहीं आ रही ना आपके एनटीपीसी के पेपर में, हिंदी नहीं आ रही, दिल्ली पुलिस के पेपर में, है ना। तो अभी पढ़ा दिया जाएगा। क्या बोलते हो, फटाफट बताओ। किसकी स्मृति में महिला दिवस मनाते हैं 13 फरवरी को? यदि आप बता पाएंगे तो मजा आ जाएगा, जल्दी बताओ। अगर हम लोग इंदिरा गांधी की बात करें तो 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में पैदा हुई थी। कौन? इंदिरा गांधी। और मरी कब थी? 31 अक्टूबर 1984 को। कब मरी थी? क्यों? ओके गुड, तो इंदिरा गांधी गलत हो गया। और बताओ, और सोचो। कमला नेहरू कौन है, पता है ना? ये सब पता है नहीं पता है? कमला नेहरू कौन है, सब पता है नहीं पता है? हाँ बच्चों का आंसर आया है, तुक्का तो नहीं मार रहे हो? हम जान रहे तुक्का वो लोग मार रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, सही बता दिया है। 13 फरवरी 1879 को, याद रखिएगा 13 फरवरी 1879 को सरोजनी नायडू का जन्म, है ना। 13 फरवरी 1879 को सरोजनी नायडू का जन्म हैदराबाद में हुआ था और 2 मार्च 1949 को लखनऊ में इनकी मृत्यु हो गई थी। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल है। ये भारत की पहली महिला राज्यपाल है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सरोजनी नायडू कांग्रेस के 1925 में जो कांग्रेस का कानपुर में अधिवेशन हुआ था वहां पर ये अध्यक्ष भी बनी थी। इन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए कहा था और 1925 के कांग्रेस अधिवेशन में ही झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा गाया गया था। तो झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसके अध्यक्षता में गाया गया था? सरोजनी नायडू के अध्यक्षता में। लेकिन गाया किसने था ये आपको बताना है। बताओ भैया, गाया किसने था ये आपको बताना है। कानपुर में हुआ था, हाँ कानपुर में हुआ था, कानपुर में। इनको हम लोग भारत कोकिला भी कहते हैं। इनको हम लोग और बता देते हैं कितना था, भारत कोकिला कहते हैं। इनको हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। इनको हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। खुश रहो आकाश जी। सत्येंद्र प्रताप जी ने आंसर बता दिया, बहुत बढ़िया।
सबसे बड़ा कोशिकांग, सबसे बड़ा कोशिकांग आपका है, यदि आपसे प्लांट में पूछे तो क्या बताएंगे, एनिमल में पूछे तो क्या बताएंगे? तो सबसे बड़ा कोशिकांग, सबसे बड़ा कोशिकांग, सबसे बड़ा पूछा जाए तो लाइसोसोम। यदि लाइसोसोम ऑप्शन में ना हो तो गोल्जी बॉडी। कंफ्यूजन खत्म। ओम प्रकाश जायसवाल ठीक है। हाँ, श्यामलाल गुप्ता पार्षद इज द राइट आंसर। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये गाया था सबसे पहले श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। बिहार फॉरेस्ट का एग्जाम है सर, उसके लिए कुछ बताइएगा। बिहार स्पेशल याद करके जाओ, उसमें से पेपर फंसा दे रहे हैं लोग। सबसे बड़ी कोशिका है बेटा शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, लेकिन कोशिकांग पूछ रहा है, नहीं समझे? अजय कुमार खुश रहिए भैया। हाँ, एकीकरण दिवस, ठीक है ठीक है, एकीकरण दिवस इंदिरा गांधी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकीकरण दिवस जो है वो इंदिरा गांधी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और कुछ? सर प्रणाम आपको सर, आप टैग लगाया करो, सर्च में आएगा चैनल। ठीक है बेटा। सोनू 1997 जी अनब्लॉक कर दीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में, सबको पता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 14 नवंबर बाल दिवस। महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च। श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? जल्दी से आंसर दो। लेबर डे। बाल दिवस 14 नवंबर। प्रवासी भारतीय दिवस बताओ बताओ भैया। यूपीएसआई का नया बैच बेटा, नया बैच ही आया है, यूपीएसआई बैच 3 और लेखपाल बैच 2 नए आए हैं। अभी उसमें मैथ चल रही है, ठीक है, मैथ के बाद रीजनिंग चलेगी, फिर जीएस चलेगी। हाँ, लेबर डे 1 मई, मजदूर दिवस 1 मई। रुचि तनवर जी, शादी से आपको क्या लेना देना है भैया? शादी हुई कि नहीं हुई, मम्मी पापा का काम है शादी ढूंढना। चलो सबका आंसर आ रहा है। फरवरी नहीं बेटा, 9 फरवरी नहीं होगा, गलत लिख दे रहे हो क्या? 9 जनवरी। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी, है ना, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आ गए थे हमेशा के लिए, इसलिए हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं है ना। चलिए गुड, सही बताया सबने। युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की याद में बनाएंगे 12 जनवरी को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस, रोबोट पिक्चर देखी है? फू 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 फू। शादी में आना है? हाँ शादी में आ जाइएगा, जब पता चल जाए, अगर पता चल जाए तो आ जाइएगा, हैं? अगर पता चल जाए कब है तो जरूर आइए। क्यों? हाँ, जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर बताइए, तुम लोग बातें बहुत करते हैं यार। बताओ भैया, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? जल्दी से। ओके, अच्छा मैं अगर आपसे पूछ दूं, मैं आपसे पूछ दूं, अच्छा ऐसे बता दो, जल्दी से। सबका आंसर आ गया है, ठीक है। 12 अक्टूबर गलत है, आंसर इज 12 नवंबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस, जो पक्षियों से बहुत प्यार करते थे उनका नाम है सलीम अली। इनकी किताब है बर्ड्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना, याद रखिएगा, बर्ड्स ऑफ इंडिया। अगर इसी में मैं कह दूं, क्वेश्चन पीछे घुमाइए जरा सा, क्वेश्चन पीछे लाइए। अगर मैं इसी में कहूं 25 से क्वेश्चन उठाऊं, 25 क्वेश्चन उठाऊं, सबसे छोटा पक्षी पूछा जाए, सबसे छोटा पक्षी
या ऐसा पक्षी जो उल्टा उड़ता है? तो इन सब का आंसर आएगा हामिंग बर्ड। हामिंग बर्ड को हिंदी में कहते हैं गुंजन पक्षी। बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू। लाल बहादुर शास्त्री के नारे बताओ जरा सा। लाल बहादुर शास्त्री सरोजिनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी और भारत की पहली किसी राज्य की महिला राज्यपाल थी। सबका हमिंग बर्ड आ रहा है, बिल्कुल सही है। सलीम अली नेशनल पार्क कहां पर है बेटा? जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही। और सलीम अली बर्ड्स पार्क गोवा में। सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, सलीम अली बर्ड्स पार्क गोवा। अजय कुमार जी दिमाग सही तुम्हारा है। चलो बच्चे बता रहे रेशमी यादव, आयुष यादव, ठीक है। 0027 खुश रहिए भैया, आजीवन खुश रहिए। सबकी बात, चलो सब लोग बता रहे हैं, देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या है समझिएगा। लाल बहादुर शास्त्री के दो नारे हैं, एक है जय जवान जय किसान। 2 अक्टूबर को इनकी भी जयंती होती है। और इन्हीं का नारा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने नारा दिया था। जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा नारा दिया था बताओ जल्दी से? मरो नहीं मारो। गांधी जी ने कहा था डू और डाई, करो या मरो, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था मरो नहीं मारो। सुभाष चंद्र बोस के नारे बताओ सब लोग। सुभाष चंद्र बोस के नारे बताओ। जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो। ये तो है हरदीप। हाँ, करो या मरो बेटा गांधी जी का है, मरो नहीं मारो लाल बहादुर शास्त्री का। बहुत कम लोग को पता होता है ये सब चीजें, लेकिन आपको पता होगा। अगला बताओ। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पे मनाते हैं शिक्षक दिवस। अगला क्वेश्चन, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी बताओ। बीटिंग द रिट्रीट, जल्दी, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? मजदूर दिवस से। सोचो सोचो। जल्दी जल्दी, मैं बताऊं आपको। अच्छा, इसका आंसर जो बता देगा मतलब इज्जत बढ़ जाएगी दिल में। शहीद दिवस सब चिल्लाने में लगे हैं, डी 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 डी। नहीं, पूरा बताओ, कोई पूरा बताओ तो मजा आएगी। चलिए मैं बताता हूं। गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का सूचक होता है बीटिंग द रिट्रीट। गणतंत्र दिवस जब समाप्त होता है तो समाप्त होने के बाद 3 दिन के बाद 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जब थल सेना, जल सेना, वायु सेना अपनी झांकियां प्रस्तुत कर रही होती हैं, पारंपरिक धुन पर नाच रही होती हैं, तो जब वो 3 दिन के बाद जब वो वापसी अपने बैरक की ओर कर रही होती हैं, तो 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसमें और खुलकर सैनिक अपनी बातों रख सकता है, नाचता है, आनंद लेता है। तो इसका आंसर है गणतंत्र दिवस। बताओ अच्छा अगला, डॉक्टर दिवस या चिकित्सा दिवस। अभी मैंने पहला ही 51वां नंबर क्वेश्चन था, यही बताया था, है ना। बीसी राय विधान चंद्र राय के नाम पर है। विधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। जाकिर हुसैन, है ना, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे।
जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल में ही निधन हो गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भी बने थे आगे चलकर, इनके नाम पे शिक्षक दिवस मनाते हैं। युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाते हैं बेटा, स्वामी विवेकानंद के नाम पर। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण परमहंस का असली नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद ने 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया और भाषण से शुरू किया, मेरे प्रिय अमेरिकी भाइयों, इस प्रकार से, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद की शिष्या का नाम था सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता का असली नाम है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। अगला क्वेश्चन, किसके नाम पर हम लोग मनाते हैं खेल दिवस? सबको पता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। सबको बच्चे को पता है बेटा 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर हैं, है कि नहीं? 29 अगस्त 1905 में इनका जन्म हुआ था और 3 दिसंबर 1979 में इसकी मृत्यु हो गई थी। जन्म हुआ था इलाहाबाद में, मृत्यु हुई थी इनकी दिल्ली में, ठीक है ना। इनको हम लोग द विजार्ड कहते हैं, द विजार्ड। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? मेजर ध्यानचंद्र। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? डाकघर। डाकघर की शुरुआत या पोस्ट ऑफिस शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी। वर्तमान में 1.5 लाख यानी 1,55,000 के आसपास हमारे पास डाकघर है। तो विश्व का सबसे बड़ा जाल डाकघरों का भारत में उपस्थित है। बताया, अभी मैंने बताया आपको। ग्रीन चैनल है मतलब जिसमें कोई भी प्रदूषण नहीं फैल सकता, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं। डाक, सॉरी, इसका आंसर क्या लगाएंगे बेटा? इसका आंसर लगाएंगे डाक सेवा को ग्रीन चैनल कहा जाता है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में हुई थी। 1972 में ही टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। भारत को कितने डाक जोन में बांटा गया है? सब डाक के क्वेश्चन लगा दिए क्या? भारत में को कितने डाक जोन में बांटा गया है? क्या लगाएंगे इसका आंसर? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर आपका होगा 8। विरूपाक्ष मंदिर कहां है? कर्नाटक में है। आप बताओ कर्नाटक में कहां पर होगा? बताओ। 84वें का आंसर बताना है आपको। संजय कुमार उपाध्याय, शिवांगी कश्यप, सत्येंद्र प्रताप, हरदीप, अब्दुल कादिर, बदायूनी भी लिख लो आगे जब अब्दुल कादिर नाम है ही तो। सत्येंद्र प्रताप, दीपक गुप्ता, अश्विनी तिवारी, कल्पना गुप्ता, सही बिल्कुल। हम्पी, विजयनगर के जो खंडेर है उसको हम्पी के नाम से जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने मिलकर की थी, ठीक है। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? बेहतरीन, बताओ। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? हिंट दे देता हूं। उसी ने पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग किया था जिसने मानसून शब्द दिया है। जिसने मानसून शब्द दिया है उसी ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। जिसने मानसून शब्द दिया है उसी ने हिंदू शब्द दिया है। बताओ भैया। यूनानी, गलत। मानसून शब्द हिंदू शब्द दोनों का प्रयोग किया था आपका। इसमें से आंसर है आपका अरबी, इसमें से आंसर है आपका अरब, ठीक है ना। लेकिन जो हिंदू है वो किसका गलत वर्जन है? ये सिंधु का है। और सिंधु को हिंदू कहकर पुकारा था फारसियों ने।
मतलब ईरानियों ने। फारस का राजा डेरियस प्रथम, फारियस के राजा डेरियस प्रथम ने ऐसा गलत उच्चारण किया था। ठीक है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारतीय हिंदू हरीश चंद्र। भारत भारतीयों के लिए है, स्वामी दयानंद सरस्वती। हमने पूछा, हमने कहा था भारत को कितने डार्क जोन में बांटा गया है, तो आंसर था 8। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर भारत में कितने पिन कोड हैं? भारत में कितने पिन कोड हैं? मैं बताऊं, ये करंट अफेयर बीच में भी चल रहा था बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है ना। तो अभी भारत में टोटल 9 पिन कोड हैं। जो नवा पिन कोड जो तुम पूछ रहे हो ना, ये सेनाओं के लिए दिया गया है, ठीक है ना। जो नवा तुम पिन कोड पूछ रहे हो वो सेना के लिए है, उसको काउंट नहीं करते हैं, इसलिए मैंने 8 यहां बताया। अगर सेना का काउंट कर ले रहे हो तो 9 पिन क्षेत्र है पूरे भारत में। पिन कोड की शुरुआत भारत में 15 अगस्त 1972 से हुई थी। ठीक है बेटा, बिल्कुल तुम दिल खोल के पूछो, हम दिल खोल के आंसर देते हैं। हम ये सब नहीं कहते हैं ये कहाँ पूछ रहे हो, हम इग्नोर भी नहीं करते हैं। हम सबका आंसर देखते हैं और सबकी चीजें देखते हैं। धोखे छूट जाए तो छूट जाए। ये हो गया। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, या भूतों का टीला, या प्रेतों का टीला। मोहनजोदाड़ो की खोज की थी 1922 में राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदाड़ो से मिली थी कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी। यहां से मिला था अन्नागार, सबसे बड़ी इमारत है सिंधु सभ्यता की। यहां से मिला था स्नानागार। यहां से मिली थी शिव जी की मूर्ति। यहां से मिला था सूती वस्त्र का सांचा। यहां से मिली थी पुजारी की मूर्ति जिसकी हाथ टूटा था। ठीक है ना। चलिए, तो ये सब चीजें कहां से मिली थी बेटा? हमें मोहनजोदाड़ो से मिली थी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? तो दांडी 1930 की बात है, अहमदाबाद 1918 की बात है, खेड़ा 1918 की बात है, चंपारण 1916-17 की बात है। तो चंपारण सत्याग्रह किसान राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर ये पहुंचे थे। लिपस्टिक बेटा यहां से नहीं मिली थी, लिपस्टिक चनहुदड़ो से मिली थी। लिपस्टिक चनहुदड़ो से मिली थी। चलो, अब्दुल कादिर। हम नहीं सुना सकते शेर, तुम सुनाओ शेर है। बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस का फुल फॉर्म क्या है? सी का तुम लोग बताओ, बीएस का हम बता देते हैं, बैंकिंग सोल्यूशन। बैंकिंग सोल्यूशन। सी से है कोर। सीएडी का फुल फॉर्म क्या है? सीएडी का फुल फॉर्म क्या है? धन्यवाद, धन्यवाद सब लोग को धन्यवाद। लेकिन इससे काम थोड़ा चलेगा। वर्धा आंदोलन बेटा महाराष्ट्र में हुआ था। वर्धा आंदोलन महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के वर्धा में ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास हुआ था। ठीक है। वर्धा शिक्षा योजना पूछते तो हम बता देते आपको। ठीक, चलो और बताओ। 86 का आंसर बता दीजिए। बताया तो 86 का आंसर क्या है? 86 इसका बताया तो। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, यानी सिंध है तो सिंधु नदी, सिंध नदी है, बताया तो हमने। गुजरात में लोथल है, रंगपुर है, धौलावीरा है, उत्तर प्रदेश में आलमगीर है, पंजाब में रोपड़ है ना। हाँ, सीएडी का फुल फॉर्म क्या है?
सुजीत पटेल जी, हाँ बिल्कुल सही बताया सुजीत पटेल जी ने। सुजीत पटेल कर बच्चे ने पता नहीं क्या नाम था, निकल गया। तो सीएडी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओएमआर का फुल फॉर्म क्या है? यही सब आता है पेपर में, कंप्यूटर कंप्यूटर के। अरे ओएमआर सीट भरते हो ना, ऑप्टिकल मार्क रीडर, सॉरी ऑप्टिकल मार्क रीडर है। सेस का पूरा नाम क्या है? सेस का बताओ और ईईजेड का बताओ, ये दोनों बताओ, ईईजेड और सेस। सेस का स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ईईजेड का फुल फॉर्म क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जब आप भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हो तो हमेशा एक आर्थिक सीमा लेते हो, और आर्थिक सीमा क्या होती है किसी देश की? आर्थिक सीमा, यदि उसके पास समुद्र होता है तो 200 नॉटिकल मील तक उसके पास आर्थिक सीमा होती है। लगभग मान के चलो कि 350 से 375 किलोमीटर के आसपास की सीमा, क्योंकि एक नॉटिकल मील में 1852 मीटर होते हैं। WLL का फुल फॉर्म क्या होता है? WLL का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? WLL का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी। कंप्यूटर का क्वेश्चन है। वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लोकल लूप, लाइन मत कर दीजिएगा। जय हिंद, जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो सब बता चुके हैं यार, सब बता चुके हैं, मैं क्या बताऊं इसमें? सुभाष चंद्र बोस। अरविंद घोष की दो बातें याद रखना। लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है, सावित्री भी अरविंद घोष की है, ठीक है ना? देश बंधु किसे कहते हैं और दीन बंधु किसे कहते हैं? बताओ जल्दी से। देश बंधु किसे कहते हैं, दीन बंधु किसे कहते हैं? ये दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। बाबा साहेब लिखा हुआ है, गुरुदेव लिखा हुआ है, फटाफट बताओ। फिर कल फिर 50 क्वेश्चन लाएंगे स्टैटिक जीके के, कम से कम 1000 क्वेश्चन कराएंगे आपको। 1000 क्वेश्चन कराएंगे मतलब समझ रहे हो, कम से कम 10-20 हजार क्वेश्चन आपसे करा देंगे हम आपको। कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, किसने कहा था? किसने कहा था बेटा? कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है, किसने कहा था? और कांग्रेस एक याचना संस्था है, किसने कहा था? तो कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है, ये आपकी कहा था। कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था, ये कहा था आपका अरविंद घोष ने। सॉरी कहां गया? कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, ये कहा था अरविंद घोष ने। याचना संस्था है, कहा था विपिन चंद्र पाल ने। हैं? किसने कहा था बताओ? देश बंधु कौन है? चितरंजन दास है। और चितरंजन दास किसके गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस के। सुभाष चंद्र बोस, चितरंजन दास, इन लोगों ने मिलकर किसकी स्थापना की थी? स्वराज पार्टी की। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 को इलाहाबाद में। अध्यक्ष कौन था? चितरंजन दास। सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। सदस्य कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा कब दिया था सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में? 1943 में। ये कठिन क्वेश्चन है, नहीं बता सकते इसका आंसर आप लोग। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। असहयोग कब चल रहा था? 1920-21 में, ठीक है ना? 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। खलीफा का पद समाप्त कर दिया था, इसलिए खिलाफत आंदोलन हुआ था। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को लागू हुआ था। 18 मार्च 1919 को पास हुआ था। 19 मार्च 1919 को लग गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से शुरू हुआ था। तो क्या लगाएंगे? गांधी इरविन समझौता कब होगा? 1931 में। तो आंसर लगाएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। राष्ट्रपिता किसने कहा? मैंने बताया आपको, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अच्छा क्वेश्चन है, कायदे आजम किसने कहा? किसे कहा जाता है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, लेकिन कहा किसने था? महात्मा गांधी ने।
आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, और यहीं पर वाणी को हम लोग विराम देंगे और कल फिर हम लोग मिलेंगे इसी जोश के साथ, है ना। समय का आंसर बताओ। छुट्टी। हाँ, रॉलेट एक्ट को बेटा हम लोग काला कानून कहते हैं, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहते हैं। ठीक है, कहां गया, क्या था लास्ट क्वेश्चन, शायद चौरी चौरा का था क्या, लगा देते हैं, कहां गया हो। 100वां क्वेश्चन, चलो। गुड, सबका ए आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पे चौरी चौरा स्थान पर। क्या हुआ था, 21 सिपाही और 2 थानेदार को जिंदा जला दिया गया था, इसको चौरी चौरा कांड कहा था। और चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन बंद कर दिया गया था, असहयोग आंदोलन। तो चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन बंद हो गया था, तो असहयोग आंदोलन बंद हो गया था। ठीक है ना। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने बेटा। क्लास शुरू होने की टाइमिंग है 9:30 से 10 बजे के बीच, डेली डेली 9:30 से 10 बजे के बीच क्लास होती है आपकी। एनटीपी से जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक ये क्लास होगी। और लगातार स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सबके क्वेश्चन हम मिक्स लाते रहेंगे और हर चीज से बार बार आपको बताते रहेंगे और बार बार आपका सिलेक्शन होता रहेगा। आप इंटरव्यू लेटर रखे रहिएगा। करण सिंह जी धन्यवाद। जिसने अब शेयर ना किया वो शेयर कर सकता है। लाइक करना मत भूला करिए, लाइक हमेशा कर दिया करिए अगर मन हुआ करे तो, कि अगर हम आपको इतना दे रहे हैं इंटरनेट वगैरह सब कुछ लगा के, तो आप हमें एक लाइक तो दे सकते हैं। और अगर आपको बहुत प्यार से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो आप एसएससी कोचिंग का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आप बैच ले सकते हैं। जीएस स्पेशल का बैच आने वाला है, जीएस स्पेशल 13 आने वाला है ना। और साइंस स्पेशल का बैच आने वाला है। तो जीएस स्पेशल बैच और साइंस स्पेशल बैच दोनों एक ही दिन आएगा। तो जिसको सिर्फ साइंस पढ़नी है तो वो साइंस वाला बैच लेगा, जिसको जीएस स्पेशल पढ़ना है, पूरा पढ़ना है हमसे 5 महीने तक, तो वो पूरा पढ़ लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, भगवान आपका हमेशा भला करे। नहीं बेटा, मेरा बुक ऑनलाइन नहीं आता है आकाश कुमार जी। सब लोग आपसे पूछते हैं आप किससे पढ़ते हैं, तो हम आपका गर्व से आपका नाम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमारा एक सौभाग्य है। बहुत सारे लोग तो से कहते हैं अरे अपने मन से पढ़ते हैं, किसी और थोड़ा ना पढ़ते हैं, अपने मन से पढ़ते हैं, ये सब हमें अपने मन से आता है, कौन पढ़ाएगा हमको। सुयश दीक्षित जी खुश रहिए भैया। जीएस स्पेशल मान के चलिए कि आज क्या है, आज मान ली आज है बेटा सैटरडे। तो जीएस स्पेशल आपका आएगा लगभग वही मान के चलिए कि हम लोग को इकोनॉमी में बचा हुआ है, क्या इकोनॉमी में बचा हुआ है बजट। कौन कौन जीएस स्पेशल बचा वाला है बता जरा सा। बजट बचा हुआ है, कृषि की क्रांतियां वगैरह बची हुई हैं, और कुछ बताया था हमने आज, क्या क्या बताया था आज हमने बताया तो था कि कुछ बचा हुआ है, क्या क्या बचा हुआ था। एक सेकंड बेटा, अभी हमने जीएस स्पेशल बैच पढ़ाया है ना, तो उसने बताया है पूरा कि क्या क्या बचा